Good morning, all of you. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start chapter number first, the Indian Constitution, from the subject social and political life. Okay. So basically, what is Constitution or what is the introduction about this chapter? So let's get started. We have looked at the Indian Constitution in the class 6th and 7th in our social and political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian constitution. Each of these features is crucial to the working of the democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. ओके तो क्लास सिक्स और सेवन्थ में हमने सोशल पॉलिटिकल लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वेरियस सेट ऑफ रूल्स आर रिटन, है ना। तो एक कंट्री किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से कंट्री गवर्न होती है ना, उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, है ना, उस बारे में। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये आपको कभी ऐसी क्यूरियोसिटी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है और कैसे ये लिखा गया है, किस कंडीशन में लिखा गया है, क्या क्या उसके की फीचर्स है ना, और कैसे सारे की फीचर्स है ना एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की तारीख में वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक मतलब अ कंट्री वेयर द पावर आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री टू इलेक्ट इट्स लीडर। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटी वो कंट्री होती है कि जहाँ पर लोगों के पास पावर होती है अपने लीडर को चुनने की। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेआउट, एक इसका सर्टन प्लानिंग क्या थी कि एक कंट्री किस तरह से होनी चाहिए, कैसे उसके सिटीज़न होने, मतलब कैसे उसके सिटीज़न क्या सोचते हैं कि हमारी कंट्री किस तरह से होनी चाहिए। एक कंट्री में फ्रीली या फ्री होके जीने के लिए किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो ये सब बातें उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। तो आपको तो पता है कि जो इंडिया है वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग अपना कल्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन अपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से तो एक कंट्री नहीं चल सकती ना। इस कंट्री को चलाने के लिए एक ऐसे सेट ऑफ लॉज या रूल्स की ज़रूरत है जो सभी को फॉलो करना पड़े और जिससे किसी की फ्रीडम पे कोई इफेक्ट ना पड़े और किसी के धर्म पे कोई इफेक्ट ना पड़े, फ्रीली हो के लोग यहाँ पर जीवन जी सके, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या क्या फंडामेंटल उसका नेचर होना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ होना चाहिए, तो ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। In 1934 the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly, है ना। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने डिमांड करी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस असर्शन फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेंड मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेंड इन दिसंबर 1946। उनकी ये डिमांड भी थी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही लोग होना चाहिए जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, है ना। तो द फोटो ऑन पेज नंबर सेकंड शोज सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन
फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ऑलमोस्ट 1946 से 1949 के बीच में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया की फाउंडेशन या नींव कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये 3 साल लगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे बनने में। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट, है ना। After 150 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. तो 150 years से जो हम गुलाम बन के रह रहे थे ब्रिटिशर्स के, तो उन 150 years में जो भी हमने स्ट्रगल किया है या इंडिपेंडेंट को पाने के लिए जो स्ट्रगल किया है, जो भी हमारे साथ हुआ है, उन सभी चीज़ों के आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, है ना। एक आइडियल इंडिया का जो फाउंडेशन है वो रखा गया था। You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. तो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। अब हम सिचुएशन समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक कंट्री से छोटा सा एक देश है नेपाल, उससे हम समझते हैं। नेपाल वॉज अ मोनार्की। मोनार्की मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पर राजतंत्र चलता है, मतलब जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसी किंग या राजा के थ्रू बनाए जाते हैं और जस्टिस देने का काम भी एक राजा का ही होता है। ओके, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। ओके, तो 1990 तक के पहले तक क्या था, जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था, मोनार्की था। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो राजा के द्वारा बनाए गए थे और जस्टिस करने का जो जस्टिस देने की जो पावर थी वो भी राजा के ही पास थी, चाहे फिर वो जस्टिस राइट हो या रॉन्ग हो। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. तो कहीं ना कहीं द पीपल ऑफ द नेपाल दे वर फीलिंग दैट वॉट एवर द जस्टिस मेड बाय द किंग और वॉट एवर भी डिसीजंस द किंग वॉज टेकिंग रॉन्ग, तो जो भी न्याय वो ले रहे थे या जो भी न्याय वो दे रहे थे लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो गलत है, हमारे कंट्री के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या करा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उन लोगों ने मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया और 2006 में दे गॉट सक्सीडेड। 2006 तक आते आते नेपाल एक मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और वहाँ पर जो किंग की पावर थी पूरी तरह से एंड हो गई। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब क्योंकि वहाँ की कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो गई थी, इसलिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, एक नए सेट ऑफ लॉज और रूल्स की ज़रूरत पड़ी। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. तो नए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके साथ इतने टाइम से गलत होता आया है, उनको ऐसा लगता था कि ये एक आइडियल कंट्री के लिए, एक आदर्श देश के लिए इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं है, है ना। हमें ऐसे सेट ऑफ लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जो सभी सोसाइटी के लोगों पे या सभी कम्युनिटी के लोगों पे एक तरह से वो इफ़ेक्ट करें, है ना। और किसी उस चीज़ से लोगों की इंडिपेंडेंट, मतलब उनकी जो फ्रीडम है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, लोग चैन की सांस ले सके अपने ही देश में, अपने ही घर में, है ना। इसलिए उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज़ ऑफ पावर। अब कैसे पावर का मिसयूज़ होता है ना। अगर आपके पास पावर आ जाती है, किसी के पास भी पावर हो जाती है, तो कैसे उसका मिसयूज़ हो सकता है वो हम एग्जांपल से समझते हैं। कि एक क्लास है, क्लास में एक सुरेश नाम का बच्चा था जो काफ़ी मस्ती करता था और वो दूसरे जो उसके क्लासमेट थे उन्हें भी परेशान करता था। तो एक बार जो उनकी मैम थी मिसेस राव, उन्हें अर्जेंट काम से पियून ने कहा कि आपको बुलाया है। तो मिसेस राव सुरेश को क्लास मॉनिटर बना के अपने क्लास से चले जाते हैं। तब सुरेश क्या करता है कि उसके पास मॉनिटरशिप की जब पावर आ जाती है तो वो बच्चों को परेशान करता है, तंग करता है। और अनिल नाम का जो लड़का है उससे शायद उसकी कुछ पर्सनल कुछ ग्रेजेस रहे होंगे, तो वो अनिल को बोलता है कि अनिल, अब मैं तुम्हारा नाम मिसेस राव को बोलूँगा कि तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लास में बातें कर रहे थे और
मॉनिटर का कहना नहीं मांग रहे थे। तो अनिल ने कहा कि क्या गलती है मेरी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतने में ही मिसेस राव आ जाती है। तो सुरेश मिसेस राव को बताता है कि मैम, ये जो अनिल है ये ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, और जब मैंने इसे चुपचाप बैठने के लिए कहा तो इसने मेरी भी बात नहीं सुनी। तो मिसेस राव ने अनिल की बात को बिना सुने हुए उसे पनिशमेंट दी। क्या पनिशमेंट दी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे स्कूल में ही रुकना है, और 100 टाइम्स उसे इंग्लिश में ये लिखना है कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। ये 100 टाइम्स अनिल को लिख के बताना है। तो आपने देखा कि कैसे सुरेश के पास जब पावर है तो कैसे उसने मिसयूज़ किया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि लोग अपने, अगर किसी के पास पावर आ जाए, है ना, तो वो उसका मिसयूज़ ना करे। तो मोनार्की सिस्टम में भी यही डिफेक्ट था कि जब राजा के पास अधिकार आ जाता है, पावर आ जाती है, तो वो उसका कभी कभी उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। फिर चाहे वो राजा हो या कोई भी हो, अगर पावर आ गई तो उसका मिसयूज़ ज़रूर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ डोमिनेशन एंड मेजोरिटिज्म। तो अगर कहीं पर किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है, मतलब वो माइनॉरिटी है, और किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सपोज़ करो, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक और है, एक क्लास है जिसमें बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम है। तो जब भी उनका गेम्स का लेक्चर लगता था तो बॉयज़ हमेशा क्या बोलते थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन लड़कियों को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं होता था। वो क्या बोलती थी, हमें बास्केटबॉल खेलना है। तो हर बार उनका इसी बात को लेकर झगड़ा होता था, और टीचर जो भी थे उनके स्पोर्ट्स के टीचर, वो हर बार किनका साथ देते थे, बॉयज़ का। तो गर्ल्स को क्या लगता था कि बॉयज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए हर बार हमें क्रिकेट ही खेलना पड़ता है, हमें बास्केटबॉल हम नहीं खेल सकते। तो आपने देखा कि कैसे एक सिचुएशन यहाँ पे हो गई कि कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट किया, और कैसे टीचर ने भी ही उनका ही साथ दिया। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एग्जांपल हुआ डोमिनेशन का और मेजॉरिटिज्म का। रिव्यू ऑफ बोथ द एग्जाम्पल। अब दोनों एग्जाम्पल का रिव्यूज देखते हैं। हियर द क्लास मॉनिटर सुरेश इज अ बुली वांटेड टू मेक अखिल, अनिल है या अखिल है, इज़ ए इनोसेंट बॉय एंड द टीचर बिलीव्स द क्लास मॉनिटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सुरेश है उसकी बात पे जो उनकी जो मैडम होती है वो यकीन कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुरेश को मैंने मॉनिटर बनाया है तो वो गलत तो बोलेगा नहीं। इसलिए वो अनिल या अखिल जो भी नाम है उसे क्या कर देते हैं, उसे बिना वजह उन्हें पनिशमेंट दे देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज routinely available. A constitution is precisely to prevent this tyranny of to the majority. Another reason why we domination by the majority of a minority, this can refer to one community dominating another, that is inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, that is intra-community domination. ओके तो एक एग्जांपल हमने क्या देखा कि कहीं पे मेजॉरिटी के होने के कारण माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो हमेशा मेजॉरिटी, मतलब जो बॉयज़ हैं क्लास के, वो हमेशा क्या करते थे, अपनी मेजॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाते थे, और हमेशा वही गेम खेलते थे जो उन्हें पसंद होता था, और गर्ल्स को मजबूरी में वही गेम खेलना पड़ता था जो बॉयज़ चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे उनके साथ इनजस्टिस हुआ, है ना। एक और रीज़न हो सकता है कि मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी का है ना, तो ये तब भी होता है कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, सपोज़ करिए कि एक शहर है जहाँ पर हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और मुस्लिम की कम है, तो हिंदूज़ चाहेंगे कि वो उन्हें डोमिनेट करें, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह के जो अगर डोमिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। लेकिन अगर कहीं कहीं भी ऐसा होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब सपोज़ करिए अगर मुस्लिम ही हैं या हिंदू ही हैं, और वो अपने ही रिलीजन या कैटेगरी के लोगों को डोमिनेट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब एक ही कम्युनिटी में डोमिनेशन कैसा हो सकता है कि मान लीजिए एक कम्युनिटी में 100 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होगा कि 50 लोग अमीर है, 50 थोड़े गरीब है। तो जो अमीर है वो हमेशा क्या करेंगे, उन 50 गरीबों को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन के लोग अगर अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रा। अब यहाँ पर देखेंगे हम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great
deal of time to imagine and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो 20 मतलब 20वीं शताब्दी या सेंचुरी तक आते आते तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना वो एक्टिव हो चुका था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो भी चीज़ें हमारे लीडर्स ने या जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने देखी थी, है ना, तो जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, जो प्रोटेस्ट किया था, तो जो हमारे जो नेशनल मूवमेंट चला था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, उसमें लीडर्स अपॉइंट किए जाए, एक भारत का नया संविधान लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो कोशिशें हैं ये काफ़ी डिकेड से, काफ़ी दशकों से चली आ रही थी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड टू डिवोट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन इमेजिंग। तो जब उस टाइम पर स्ट्रगल चल रहा था या जब लोग एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जब डिमांड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डिमांड कर रहे थे और हो जाता। वो ये डिमांड इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो किस तरह से होना चाहिए। उनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन गया था कि जो फ्री इंडिया है वो किस तरह से होना चाहिए, क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर उन्हें वो सब करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। और अगर किसी ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर वो कोई चीज़ में अपना पूरा 100% देना चाहते भी थे, तो भी ब्रिटिशर्स ने क्या करा है कि उन्हें वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया उस टाइम पर हमारे लीडर्स को, है ना। इसके कारण हमारे लीडर्स ने क्या करा, प्रोटेस्ट करके मूवमेंट चला के एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की उन्होंने डिमांड करी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, बन भी गया, उसके कुछ की फीचर्स भी थे, है ना, कि एक आइडियल कंट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे भी। असेंबली, तो जो हमारी असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में, है ना, एक अच्छी यूनिटी बनी हुई थी, एकता थी। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द future constitution was discussed in a great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus, ठीक है। तो आपसी सहमति से सभी मेंबर ने आपसी सहमति से सभी कम्युनिटी के लोगों को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बनाए, ठीक है। द अबव फोटो शो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोह पुरुष भी बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, तो काफ़ी एक प्रोमिनेंट मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है। अभी उनके नाम से गुजरात में स्टैचू भी बना है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की मूर्त कहा गया है। तो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का इम्पोर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। हो सकता है कि सारे वो एक ऐसे नेता हो जिनकी बात सारे मेंबर मानते होंगे उस टाइम पर, ठीक है। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे? क्योंकि एक दलित कैटेगरी के थे, है ना, शेड्यूल कास्ट के थे, लोअर बैकग्राउंड से आए थे, लोअर कास्ट से आए थे। तो उनके साथ जो भी चाइल्डहुड में हुआ है या उनके कैटेगरी के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, तो वो चाहते थे, तो उनका बिल्कुल ऐसा मन था कि कॉन्स्टिट्यूशन so stated that although the laws might exist, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीज़न टू फियर। उन्होंने बट ये भी कहा था कि भले ही मैं शेड्यूल कास्ट या अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए मैं रूल्स बना भी दूंगा, उनके फेवर में बना भी दूंगा, लेकिन फिर भी उन्हें डरने की ज़रूरत है। क्योंकि बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स। क्योंकि जो भी उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो किन के हाथों में था? उस टाइम पर जो भी हिंदू ऑफिसर्स थे, ठीक है ना, मतलब जो भी ऑफिसर्स होते थे या अधिकारी होते थे वो मोस्टली हिंदू ही होते थे। इसलिए
उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों को कहा था कि भले ही मैं तुम्हें सेफगार्ड कर दूं, मतलब मैं तुम्हारे बचाव में रूल्स रेगुलेशन बना भी दूं, लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकारी या प्रशासन कौन है, अभी भी हिंदू ऑफिसर्स है। ही देयरफॉर अर्ज्ड शेड्यूल कास्ट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज। इसलिए उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों को कहा कि आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दो, है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पास करके आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन जाओ, और बाद में कहीं ना कहीं आप भी एक गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहोगे। तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के थ्रू या गवर्नमेंट ऑफिसर बन के ही अपने फंडामेंटल राइट्स को, अपने मौलिक अधिकारों को जीवित रख सकते हो। तो बेटा अभी तक हमने इस वीडियो में सब कुछ देखा। अब जो ये फेडरलिज्म वाला पोर्शन है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।